हेलो स्टूडेंट, पॉलिटी की रिवीजन श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंधी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या इसके विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से इसमें केंद्र राज्य के बीच संबंध है, विधायी संबंध क्या है, प्रशासनिक संबंध क्या है और इसके प्रशासनिक संबंधों के साथ वित्तीय संबंध क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और जीएसटी के बारे में भी पढ़ेंगे और 101वें संविधान संशोधन जो किया गया था उन सब के बारे में एक विस्तृत परिचर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का कुल 4 प्रकार से बंटवारा हो सकता है। इसमें कहा गया है कि जो केंद्र राज्य है उनमें 4 तरीके से शक्तियों का बंटवारा होता है। पहला तो होता है विधायी होता है, दूसरा प्रशासनिक, तीसरा न्यायिक और चौथा वित्तीय होता है। अमेरिका में इन चारों शक्तियों का बंटवारा केंद्र तथा राज्यों में किया गया है, किंतु भारत में 3 ही शक्तियों का बंटवारा किया गया है न्यायिक के अलावा। मतलब अमेरिका में 4 शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक, वित्तीय आती हैं। और भारत में 3 शक्तियां हैं, जिसमें प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय आती हैं। शक्तियों का विभाजन करने का सामान्य तरीका यह है कि केंद्र और राज्य जिन विषयों पर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे उनकी सूचियां बना ली जाएं। इन सूचियों को ही केंद्र या संघ सूची, राज्य सूची कहा जाता है। जो विषयों दोनों सूचियों में शामिल नहीं होते हैं उन्हें अपशिष्ट विषय कहा जाता है। भारत सहित कुछ देशों में एक तीसरी सूची भी होती है, जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। इससे शामिल विषयों को केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का प्रशासन करने की शक्ति प्राप्त होती है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। साथ ही समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर मतभेद होने पर भी स्थिति में भी केंद्र द्वारा निर्मित कानून को ही वैध माना जाएगा। और भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंधों की मुख्यतः संविधान के भाग 11 में दिए गए हैं, जिसका शीर्षक है संघ और राज्यों के बीच संबंध। जिसको इसका यह भाग का अध्याय 2 रहेगा, जिसमें पहले संबंध है विधायी संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 255 तक है, और जबकि दूसरे में प्रशासनिक है जो, और तीसरे में प्रशासनिक या कार्यकारी है जो अनुच्छेद 256 से 263 है। और फिर आता है वित्तीय, जो संविधान के भाग 12 में है, जो कुछ हिस्सों को कवर करता है, जो अनुच्छेद 268 से 293 तक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भारत में जो संविधान की सूचियाँ जो विभाजित की गई हैं या फिर इनके जो संबंध दिए गए हैं वह संविधान के किस में है। संविधान के भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंधों को दिया गया है। विधायी संबंधों को अनुच्छेद 245 से 55 के अंतर्गत दिया गया है और प्रशासनिक या कार्यकारी संबंधों को अनुच्छेद 256 से 263 के अंतर्गत दिया गया है। और वित्तीय संविधान की चर्चा संविधान के भाग 12 में की गई है, जो अनुच्छेद 268 से 293 तक है। चलिए तो पढ़ते हैं सबसे पहले केंद्र राज्य संबंधों के विधायी संबंध को, जो संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 में है। अनुच्छेद 245 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि इस संविधान में उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि सभा बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। यह इसके बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 245(2) के तहत यह प्रावधान करता है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होगा। कहने का तात्पर्य है कि संसद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 246 में कहा गया है कि उन शक्तियों की सूची की चर्चा करता है जिन पर केंद्र या राज्य विधानमंडल के कानून बना सकने की पात्रता का जिक्र है। संघ सूची पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति केंद्र के पास होती है और सामान्य स्थिति में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति राज्य विधानमंडलों के पास होती है। और अनुच्छेद 248 यह घोषित करता है कि अवशिष्ट शक्ति अर्थात शेष रह गई शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं और साथ ही यह केंद्र को करारोपण की शक्ति भी देती हैं और इस प्रकार यह अनुच्छेद केंद्र के मजबूत होने का सूचक है। तो यह है संविधान की अनुसूची के बारे में बताया गया है, जिसमें इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 245 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि इस संविधान के उपबंध हो जिसमें के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में विधि बना सकेगी या किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में के लिए विधि बना सकेगा। या विधि बनाने के संदर्भ में अनुच्छेद 245 का क्लॉज 2 कहता है कि यह प्रावधान करता है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होगा। राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन का मतलब यह है कि संसद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून
बना सकती है, जो अनुच्छेद 245 के क्लॉज 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 246 में कहा गया है कि यह उन सूचियों की चर्चा करता है जिन पर केंद्र या राज्य विधानमंडल के कानून बना सकने की पात्रता का जिक्र है, जिसमें संघ सूची पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति केंद्र के पास होती है और सामान्य स्थिति में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास होती है। लेकिन अनुच्छेद 248 यह घोषित करता है कि अवशिष्ट शक्तियां शेष रह गई शक्तियां केंद्र में निहित होंगी और साथ ही यह केंद्र के करारोपण की शक्ति भी देता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद के केंद्र के मजबूत होने का सूचक भी होता है। अब सूचियों का परिचय देखते हैं। सूचियों के परिचय में सबसे पहले देखते हैं संघ सूची या केंद्र की सूची के बारे में। ऐसी सूची या ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास होती है। इस सूची में मूलतः 97 प्रविष्टियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 100 हैं। इनमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं, सशस्त्र बल, युद्ध तथा शांति, विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से संबंधित निर्णय, रेल तथा वायु परिवहन, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, विदेशी पर्यटन, डाकतार तथा टेलीविजन, रिजर्व बैंक, नागरिकता से जुड़े विषय, तेल, खनिज, खानों का विनिमय, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के गठन से जुड़े विषय, केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाएं, जनगणना से जुड़े विषय इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और इसकी शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के पास, संसद के पास इसके कानून बनाने की शक्ति होती है। अब पढ़ते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची ऐसे विषय जिन पर राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं साधारणतः स्थितियों में संसद इस शक्ति का उल्लंघन नहीं करती है। इस सूची में मूलतः 66 प्रविष्टियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 61 प्रविष्टियाँ हैं और इसमें क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि आय पर कर और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कारागार, मादक पेय पदार्थ का उत्पादन, सड़क परिवहन, भूमि और भवनों पर कर, नाट्यशाला, सिनेमा, खेलकूद और मनोरंजन, होटल, बाजार, धर्मशालाएं, विलासिता की वस्तुओं पर कर, पथकर इत्यादि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब आती है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में शामिल विषयों पर राज्य विधायिका एवं संसद दोनों कानून बना सकती है। राज्यों के कानून पर आपत्ति की स्थिति में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह स्वयं कानून बनाए जो सभी राज्यों पर लागू होगा। इस सूची में मूलतः 47 प्रविष्टियाँ थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें सूची में 5 और विषय वन, शिक्षा, वन्यजीव, पक्षजीवियों का संरक्षण, मापतौल, न्यायालयों का कार्य प्रबंध को शामिल किया गया है। तो वर्तमान में इसमें टोटल संख्या 52 हो गई है। इस सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे भ्रमण, आयोजन, शिक्षा, सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, मूल्य नियंत्रण, दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता इत्यादि आती है। यह संवर्ती सूची के अंतर्गत है। अब इसके अन्य उपबंध के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अन्य उपबंध में क्या है। 7वीं अनुसूची में शामिल 3 सूचियों के अलावा संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेद भी हैं जो संसद या विधानमंडल को विधि निर्माण की शक्ति देते हैं। तो सूचियों के निर्वाचन के सिद्धांत के संदर्भ में इसमें पहला आता है संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत। संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत, यदि कभी राज्य एवं संसद की विधियों के मध्य गतिरोध उत्पन्न होता है तो ऐसे में संसद की विधि मान्य होगी। जब राज्य और केंद्र में गतिरोध होगा तो इसमें संसद की विधि को मान्यता दी जाएगी। सार्वत्रित्व के सिद्धांत में इसमें कई बार किसी राज्य का कानून अपनी राज्य की सीमा का अतिक्रमण करता प्रतीत होता है। ऐसे में न्यायालय यह देखता है कि कानून का मूल उद्देश्य किसी विषय से संबंधित है। तत्पश्चात यदि कानून का सारतत्व विधानमंडल की विशेष सूची से संगत होता है तो उसे वैध घोषित कर दिया जाता है, भले ही उसका गौण पक्ष किसी दूसरे विधानमंडल की अधिकारिता में आने वाले विषयों को छूता है। फिर आता है आभासी या छद्म विधायन का सिद्धांत। यह सिद्धांत इसे संविधान के साथ कपट का सिद्धांत भी कहा जाता है। दरअसल यह तब होता है जब कोई विधानमंडल अपनी विधि से छद्म रूप से ऐसा कोई उपबंध करता है जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है। अब आता है अर्थ संकोच का सिद्धांत। अर्थ संकोच का सिद्धांत, यदि कभी किसी कानून के विभिन्न अर्थ निकलते हों तो न्यायालय उसके लिए निश्चित व सीमित अर्थ निर्धारित करता है। तो सूचियों के निर्वाचन के सिद्धांत में कौन कौन सा आता है? संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत, सार्वत्रित्व का सिद्धांत, जिसे कई बार राज्य का कानून अपनी राज्य की अतिक्रमण करता है तो इसे कानून का मूल उद्देश्य किसी विषय से संबंधित है, इस पर निर्भर करता है। फिर तीसरा आता है आभासी या छद्म विधायन का सिद्धांत, जिसे संविधान के साथ कपट का सिद्धांत भी कहते हैं। और चौथा आता है अर्थ संकोच का सिद्धांत, जो यदि कभी किसी कानून के विभिन्न अर्थ निकलते हों तो न्यायालय उसके लिए निश्चित और सीमित अर्थ निर्धारित करता है। अब आता है राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना। राज्य सूची पर संसद कानून बनाया जाना के संदर्भ में राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि जिसके राज्यसभा संसद को
संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यदि राज्यसभा उपस्थित तो मत देने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन से यह संकल्प पारित करती है तो राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए। तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है तब तक संसद भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर विधि बना सकेगी। ऐसा संकल्प किसी ऐसी अवधि तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उस संकल्प में निर्दिष्ट की गई हो, किंतु यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। राज्यसभा जितनी बार चाहेगी उपयुक्त विधि से इस संकल्प को आगे बढ़ा सकेगी और संकल्प प्रवृत्त नहीं रहने पर संसद द्वारा निर्मित विधि 6 महीने की अवधि पूरी होने तक ही समाप्त हो जाएगी। तो यह राज्यसभा के प्रस्ताव से किस आधार पर है, जिसे अनुच्छेद 249 के तहत विस्तार रूप में समझा गया है। फिर आता है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के संदर्भ में। इसे अनुच्छेद 250 के में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू है तब तक संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर भारत या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इस संदर्भ में संसद द्वारा निर्मित ऐसी विधियां आपात की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने की अवधि में पूरी होते ही समाप्त हो जाएंगी। अतः संसद को यह शक्ति अनुच्छेद के 352 के तहत घोषित आपातकाल में ही प्राप्त होती है और अनुच्छेद 360 के तहत इसे वित्तीय आपात में इसे नहीं है। अब पढ़ते हैं भारतीय संविधान के संसद तथा राज्य विधानमंडल के विधि निर्माण की शक्तियाँ। विधि निर्माण की शक्तियाँ संसद और राज्य विधानमंडल को पहला नंबर तो अनुच्छेद 2 और 3 में दी गई हैं। संसद को राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधि पारित करने की शक्ति दी गई। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित विधियां बनाने की शक्ति दी गई। अनुच्छेद 105 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह सांसदों के विशेष अधिकारों को परिभाषित करने वाली विधि पारित कर सके। और अनुच्छेद 159 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई कि वह किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सके और उसे समाप्त कर सके। और अनुच्छेद 194 के तहत शक्ति दी गई है कि प्रत्येक राज्य विधानमंडल अपने विधायकों के विशेष अधिकारों का विनिश्चय कर सकती है। अनुच्छेद 239 में दिया गया है कि संसद को यह शक्ति है कि वह किसी संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल या विधान मंत्रिपरिषद का गठन कर सके। और अनुच्छेद 247 में कहा गया है कि संसद को केंद्र सूची के विषयों पर अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु विधि पारित करने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संसद को यह शक्ति देता है कि वह संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद भी अंग्रेजी का राजभाषा के तौर पर प्रयोग चलने देने के लिए विधि बना सकेगी। और अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा सर्वोच्च या उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित उपबंधों में संशोधन कर सकती है। तो यह संसद तथा राज्य विधानमंडल के विधि निर्माण की शक्तियां दी गई जो अनुच्छेद 2 और 3, 11, 105, 169, 194, 239 का 247, 343 और 348 में दी गई हैं। अब पढ़ते हैं राज्यों की सहमति से उनके अनुरोध के आधार पर। अनुच्छेद 252 के तहत 252 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करते हैं तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के विषय पर संसद किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के संदर्भ में अनुच्छेद 253 दिया गया है। 253 के तहत संसद को विशेष शक्ति दी गई है कि वह भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन या अन्य निकाय में से किए गए किसी विनिश्चय को लागू करने के लिए विधि पारित कर सकती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान को अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात की उद्घोषणा की जाती है तो राज्य के विधानमंडल की शक्तियां कुछ समय के लिए केंद्र को मिल जाती है। फिर अनुच्छेद 357 में बताया गया है कि इस अवधि के दौरान राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होगी। आमतौर पर संसद ऐसी विधियां खुद नहीं बनाती बल्कि यह शक्ति राष्ट्रपति को सौंप दी जाती है। राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के संबंध में यह शक्ति संसद को संघ सूची की प्रविष्टि की संख्या 62 और 63 के अंतर्गत प्राप्त है। इसमें बताया गया है कि अगर संसद विधि द्वारा किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर देता है तो वह संस्था से संबंधित सभी विषयों पर विधि बनाने के लिए अधिकृत हो जाएगी। और धर्मदत्त बनाम भारत संघ 2004 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को इस शक्ति पर वैधता प्रदान की थी। तो यहाँ पर संसद की जो केंद्र और राज्यों की विधायी शक्ति है वो फिनिश होती है। अब हम पढ़ते हैं केंद्र एवं राज्यों की प्रशासनिक संबंधों के बारे में। प्रशासनिक संबंधों के बारे में कि संविधान के भाग 11 में अध्याय 2 के अंतर्गत प्रशासनिक संबंध का एक शीर्षक दिया गया जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 में शामिल किया गया है। और इसमें अनुच्छेद 261 से 263 का ज़्यादा संबंध केंद्र राज्य के विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों से है, जबकि शेष अनुच्छेद केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन करते हैं।
अब पढ़ते हैं सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध के बारे में। सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध कैसे होते हैं? इनका कार्यकारी शक्तियों में सामान्य बंटवारा होता है, राज्यों के निर्देश देने की केंद्र की शक्ति होती है, कृत्यों का आदान प्रदान होता है, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध होते हैं। जिसमें पहली आती है कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा। या केंद्र या राज्यों की कार्यकारी शक्तियां उनकी विधायी शक्तियों के समानांतर होती है। इसका अर्थ है कि जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होती है, उन पर प्रशासन करने की शक्ति भी केंद्र सरकार के पास होती है। और जिन विषयों पर राज्यों के विधानमंडल विधि बनाते हैं, उन पर राज्य सरकारें प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य सरकारें ही प्रशासन करती हैं। यह प्रशासन के संदर्भ में है कि संघ सूची में केंद्र, राज्य सूची में राज्य और समवर्ती सूची में भी राज्य सरकारें ही प्रशासन करती हैं। सामान्य स्थिति में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति के संदर्भ में यदि कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता या नहीं कर पाती है, तो उसे अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए उसे उस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य आपातकाल घोषित कर दिया जाता है, जो केंद्र सरकार के लिए उपयुक्त होगा। और अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में संसद की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। साथ ही यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास इस संबंध में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति होगी। और अनुच्छेद 257(1) के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। साथ ही केंद्र सरकार की यह शक्ति भी दी गई हो कि वह इस संबंध में राज्यों को निर्देश दे सके। और अनुच्छेद 257 के क्लॉज 2 के तहत केंद्र सरकार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण या रख रखाव के लिए निर्देश दे सकती है जिन्हें उस निर्देश में राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का बताया गया है। कृत्यों के आदान प्रदान के संदर्भ में कृत्यों का आदान प्रदान संविधान के अनुच्छेद 258 के तहत केंद्र और राज्यों को शक्ति दी गई है कि वह निश्चित सीमाओं के भीतर रहते हुए भी अपने कुछ कृत्य एक दूसरे को सौंप सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषता यह है कि इनके लिए चयन और प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि इन सेवाओं में नियुक्ति अधिकारी केंद्र या राज्यों दोनों सरकारों के अधीन काम करते हैं। जब भी किसी राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं तो उन पर तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, किंतु अंतिम नियंत्रण केंद्र का ही बना रहता है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा या दो अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ से ही थी तथा भारतीय वन सेवा के रूप में एक अखिल भारतीय सेवा का गठन 1966 में किया गया। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार को राज्यों को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करती हैं। अब पढ़ते हैं अन्य संवैधानिक प्रावधान के बारे में। अन्य राज्य कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है, किंतु उसे पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। और राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें पद से हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। और यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करता है तो आयोग उस राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य कर सकता है। दो या अधिक राज्यों के राज्यपालों के संयुक्त निवेदन पर वह संयुक्त भर्ती जैसी परीक्षाएं भी आयोजित कर सकता है। दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों के निवेदन पर संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। ऐसे आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संवैधानिक प्रावधान में संवैधानिक प्रावधान केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कई कारक ऐसे होते हैं जो संविधान में वर्णित नहीं होते, बल्कि विभिन्न निकायों या सम्मेलनों आदि के रूप में विद्यमान होते हैं। उदाहरण के तौर पर नीति आयोग केंद्र और राज्य संबंधों की व्यापक रूप से प्रभावित करता है। और अन्य निकायों में जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। यह क्या करते हैं? यह संविधान में विभिन्न निकाय होती हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन विभिन्न निकायों या सम्मेलनों आदि के रूप में होते हैं जो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों में आते हैं। कई ऐसे सम्मेलन भी होते हैं जो केंद्र तथा राज्यों के कार्य में समन्वय बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रपति राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की, और केंद्रीय गृह मंत्री गृहमंत्रियों के सम्मेलन की, कैबिनेट सचिव प्रमुख सचिवों के सम्मेलन की और गृह सचिव पुलिस महानिदेशक के सम्मेलन की अध्यक्षता करती है। आपातकाल में प्रशासनिक संबंध। आपात घोषणा के दौरान केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों में व्यापक बदलाव आ जाता है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जाता है। जिसे अनुच्छेद 252 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकार को यह शक्ति दी जाती है कि वह किसी भी विषय पर राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है।
गौरतलब है कि सामान्य काल में केंद्र सरकार संविधान के कुछ अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 256, 257 के तहत राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, किंतु आपातकाल में यह शक्ति असीम होती है। अगर अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रीय आपात या राष्ट्र आपात की घोषणा कर दी जाती है तो उस राज्य की सरकार को बर्खास्त हो जाती है और राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में या तो स्वयं निर्देश देकर राज्य का प्रशासन चला सकता है या वह राज्यपाल अथवा किसी अन्य अधिकारी को राज्य के प्रशासनिक कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है। सामान्यतः ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल को यह जिम्मेदारी सौंपता है। और अगर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार के अपने सभी या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती करने का निर्देश दे सकता है, जिसे मानना राज्य सरकार के लिए आवश्यक होता है। और ऐसा ही निर्देश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के संबंध में भी दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य सरकार को वित्तीय औचित्य से संबंधित अन्य निर्देश भी दे सकता है। अब पढ़ते हैं केंद्र तथा राज्यों के संबंध में वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध में भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध का मूल आधार 1935 का अधिनियम रहा, जिसमें कोशिश की गई कि केंद्र ज़्यादा मजबूत रहे। इसमें आता है कि राज्यों की कराधान की शक्ति पर नियंत्रण के संदर्भ में राज्य सूची के विषयों संबंधी विधियां बनाने की शक्ति राज्यों को देने के बावजूद संविधान उन पर कुछ नियंत्रण लगाती है। इन नियंत्रणों का उद्देश्य होता है कि केंद्र राज्य संबंधों तथा विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों में तनाव उत्पन्न न हो। संविधान के अनुच्छेद 276, 286, 287 और 288 ऐसे नियंत्रण लगाए गए। संविधान के अनुच्छेद 276 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्य सूची में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं तथा नियोजन पर कर लगा सकती है और ऐसी विधि इस आधार पर खारिज नहीं होगी कि यह संघ सूची में वर्णित आयकर से संबंधित कर है, किंतु ऐसी विधि के लिए वैध होने की दो शर्तें होती हैं। पहली होती है कि ऐसे कर से प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि किसी जन नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को दी जाए। दूसरी होती है कि किसी एक व्यक्ति पर ऐसी सभी करों एक वर्ष में 2500 रुपये से अधिक नहीं होगा। अब आता है अनुच्छेद 286 के तहत। अनुच्छेद 286 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल कुछ सीमाओं के साथ समाचार पत्रों के अलावा शेष वस्तुओं पर क्रय विक्रय पर कर लगा सकती है। अनुच्छेद 287 कहता है कि राज्य विधानमंडल की बिजली की बिक्री तथा उसके उपभोग पर कर लगाने की शक्ति के संबंध में कुछ सीमाएं आरोपित करता है। निम्नलिखित दो मामलों में राज्य विधानमंडल यह कर नहीं लगा सकता। पहला होता है कि यह अगर वह बिजली भारत सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली हो या उपयोग के लिए भारत सरकार को बेची जाने वाली हो। दूसरा होता है कि अगर उसे किसी रेलवे बोर्ड, रख रखाव आदि के लिए भारत सरकार या किसी रेलवे कंपनी द्वारा उपयोग किया गया जाता है, इसी कार्य के लिए भारत सरकार या रेलवे कंपनी को बेचा जाता है। और अनुच्छेद 288 के अंतर्गत अनुच्छेद 288 में बताया गया है कि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी को विनिमय या विकास के लिए किसी प्राधिकारी की स्थापना की गई है और वह प्राधिकरण जल या विद्युत का संचयन, उत्पादन, उपभोग, वितरण का विक्रय करता है तो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उस पर करों का अधिरोपण कर सकेगा, किंतु ऐसी विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखे जाने के बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति न मिल जाए। और ये राज्यों की कराधान की शक्तियाँ जो संविधान के अनुच्छेद 276, 286, 287 और 288 में बताई गई हैं। अब आते हैं कर राजस्व के वितरण के संदर्भ में। कर राजस्व के वितरण के संबंध में केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा एकत्र या प्रयुक्त किए जाने वाले करों की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत की गई है, जिसमें अंतर्गत वर्तमान में दो करों को शामिल किया गया है, जिसमें पहली आती है संघ सूची में वर्णित स्टाम्प शुल्क, दूसरी आती है संघ सूची में वर्णित औषधियों तथा प्रसाधन उत्पादों पर लिया जाने वाला उत्पाद शुल्क। जैसे पहले केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले केंद्र या राज्यों द्वारा एकत्र प्रयुक्त किए जाने वाले करों की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 268 के क्लॉज का में की गई है, जिसमें सिर्फ सेवा कर शामिल है। और केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले तथा एकत्र किए जाने वाले किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 269 में की गई है और वर्तमान में इस सूची में दो कर शामिल हैं। पहला कर आता है कि समाचार पत्रों को छोड़कर शेष वस्तुओं के अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले क्रय विक्रय पर कर। दूसरा आता है माल या सामान के अंतर पर राज्य पारेषण पर कर। केंद्र द्वारा लगाए जाने तथा एकत्र किए जाने वाले किंतु केंद्र राज्यों के बांटे जाने की करने की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 370 में दी गई है। अब 80वें संविधान संशोधन से पहले इसमें सिर्फ दो प्रकार के कर थे कि आयकर और उत्पाद शुल्क, किंतु इस संशोधन के अनुसार 270 में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब नई कर व्यवस्था के अनुसार तीन अपवादों जिसे संविधान के अनुच्छेद 268, 269 और 271 के तहत किसी कर या शुल्क पर लगाए जाने वाले अधिभार तथा संसद के किसी विधि द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए अधिरूपित कोई कर को छोड़कर संघ सूची के सभी कर केंद्र या राज्यों में बांट दिए गए हैं। तो यह किस संविधान संशोधन के अनुसार
इसमें संशोधन किए गए हैं। 80वें संविधान संशोधन के अनुसार इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जो अनुच्छेद 268, 269 और 271 के तहत किसी कर पर शुल्क लगाए जाने पर अधिभार तथा संसद के किसी विधि द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए अधिरूपित कोई उपकर को छोड़कर सभी संघ सूची के सभी कर और केंद्र राज्यों में बांट दिए जाते हैं। अब आता है अनुच्छेद 271 के अनुसार संसद अनुच्छेद 269 तथा 270 में निर्दिष्ट करों में से किसी कर या किन्हीं पर केंद्र सरकार के प्रयोजन के लिए अधिभार लगा सकेगी तथा ऐसे अधिभारों की संपूर्ण प्राप्तियां भारत की संचित निधि के हिस्सा बनेंगी। राज्यों को अधिभार की प्राप्ति के लिए कोई हिस्सा नहीं मिलता है, वे राज्यों के करों पर कोई अधिभार नहीं लगा सकते। गैर कर राजस्व वितरण के संदर्भ में कर राजस्व की तरह गैर कर राजस्व का वितरण भी संविधान की 7वीं अनुसूची के आधार पर होता है। गैर कर राजस्व का अर्थ सामान्यतः उन फीसों, लाभों, जुर्मानों तथा बिलों की प्राप्तियों से होता है जिनका संबंध किसी सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रमों, निगमों तथा उसके द्वारा की दी जाने वाली सेवाओं इत्यादि से होता है। केंद्र की गैर कर राजस्व आय के प्रमुख स्रोतों में डाकतार, संचार व प्रसारण, बैंकिंग, रेलवे तथा मुद्रा, केंद्र के सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि आते हैं। और राज्य की गैर कर राजस्व आय के स्रोतों में सिंचाई, वन, मत्स्य पालन तथा राज्य के सार्वजनिक उपक्रम प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अनुदान के संदर्भ में अनुदान संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य कर तथा गैर कर राजस्व के वितरण के अलावा कुछ अनुदानों के भी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें इनकी कर व्यवस्था को मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 275 तथा 282 में है और 273 में भी ऐसा एक उपबंध है, लेकिन वह संविधान के पहले 10 वर्षों अर्थात 1960 तक के लिए ही लागू था। विधिक अनुदान के संदर्भ में इन अनुदानों की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 275 के क्लॉज 1 में की गई है, जहां केंद्र तथा कुछ राज्यों को दी गई है। संसदीय तर्क करती है कि ऐसी सहायता अनुदानों की जरूरत किन राज्यों को हो और उन्हें कितनी राशि दिए जाने का औचित्य है। जो राशि संसद विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित करती है वह प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित हो जाती है, अर्थात उस पर संसद में चर्चा तो हो सकती है किंतु मतदान नहीं होता। विधिक अनुदानों के निर्धारण की शक्ति संसद के पास होती है, किंतु अनुच्छेद 275 के क्लॉज 2 में स्पष्ट किया गया है कि जब तक संसद इस अनुच्छेद के तहत कोई उपबंध नहीं करती है तब तक ये शक्तियाँ राष्ट्रपति के आदेशानुसार ही प्रयुक्त होती है। विवेकाधीन अनुदान के संदर्भ में इन अनुदानों की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत की गई है और ये अनुदान विवेकाधीन होते हैं। यह केंद्र या राज्य सरकारें इन्हें देने का फैसला अपने विवेक पर करती है। शर्त सिर्फ यह है कि अनुदान लोक प्रयोजन के लिए होना चाहिए। केंद्र तथा राज्य सरकारें विवेकाधीन अनुदान उन विषयों पर भी दे सकती हैं जिन पर विधि बनाने या प्रशासन करने की शक्ति उनके पास नहीं होती है। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार किसी राज्य की स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं के ऐसे अनुदान दे सकती है। राज्य सरकारें भी किसी केंद्रीय संस्था को ऐसे अनुदान दे सकती है। कभी कभी कुछ राज्य सरकारें अन्य राज्य सरकारों को भी इस प्रकार के अनुदान देती हैं, विशेषतः भूकंप, बाढ़ या सुनामी जैसी किसी आपदा के समय। योजनागत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दिए जाने वाले अनुदान इसी वर्ग में आते हैं, जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मनरेगा, पोलियो उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कार्यक्रमों के लिए दिए जाने वाले अनुदान आते हैं। और जीएसटी लागू होने के बाद इस राजस्व वितरण की यह प्रणाली बदल गई है। तो गैर कर राजस्व के अंतर्गत आते हैं, जैसे कर राजस्व के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 268, 268 का 269, 270 और 271 में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। और गैर कर राजस्व को संविधान की 7वीं अनुसूची के आधार पर इसका वितरण किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 275, 282, 273 के अंदर कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें विधिक अनुदान अनुच्छेद 275 के क्लॉज 1 में दिया गया है। विवेकाधीन अनुदान अनुच्छेद 282 के अंतर्गत दिया गया है। अब आता है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर भारतीय से कर सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक ऐतिहासिक कर बदलाव के रूप में वस्तु सेवा कर को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर होती है जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उद्ग्राहित या एकत्र किए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया जाता है। वस्तु एवं सेवा करों में 17 केंद्रीय और राज्य कर तथा 23 प्रकार के उपकर ही एक ही कर में शामिल होते हैं, जिसमें जीएसटी को लेकर निम्नलिखित करों को प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले एवं संग्रह किए जाने वाले कर आते हैं, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसमें उत्पाद शुल्क में आती है दवाइयाँ, प्रसाधन पदार्थ। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में विशेष महत्व की वस्तुएं आती हैं। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में कपड़ा व कपड़ों की वस्तुएं। अतिरिक्त सीमा शुल्क में सीबीडी। अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क में एसएडी सेवा कर आते हैं। केंद्रीय अधिभार और उपकर जहाँ तक ये वस्तुएं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होते हैं। और राज्य कर के संदर्भ में जीएसटी से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, प्रवेश कर, क्रय कर, मनोरंजन कर,
विज्ञापनों पर कर, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर, और राज्य अधिभार उपकर, जहां तक कि वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के उपयुक्त अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित करके एक एकीकृत कर वस्तु एवं सेवा कर का निर्माण किया गया है, जिसमें केंद्र के द्वारा कौन से कर को लगाए या संग्रह किए जाने वाले हैं। कौन? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क, अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क की सेवा कर, केंद्रीय अधिभार एवं उपकर, और राज्य कर जिन्हें जीएसटी में प्रतिस्थापित किया गया है। उसमें आते हैं राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, प्रवेश कर, क्रय कर, मनोरंजन कर, विज्ञापनों पर कर, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर, और राज्य अधिभार और उपकर, यहाँ तक कि ये वस्तुएं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होते हैं। ये सभी जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। अब आता है संविधान के अनुच्छेद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इसमें कुछ नए प्रावधान दिए गए हैं। नए प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 246, 248, 248 68, 269, 270 और 271 में कुछ प्रावधानों में शामिल किए गए हैं, जो जीएसटी के संदर्भ में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किया गया। जिसमें प्रावधान आता है कि जीएसटी आने के पश्चात कुछ अनुच्छेदों को संविधान में विनिर्दिष्ट किया गया और संशोधित किया गया, और कुछ नए अनुच्छेदों जोड़े भी गए, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 246 में के तहत यह व्यवस्था की गई कि संसद को सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा तथा राज्यों को एसजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। केंद्र को, संसद को होगा एसजीएसटी, आईजीएसटी, और राज्यों को होगा एसजीएसटी होगा। अब आता है अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 248 बताता है कि कौन से विधानमंडल के पास अधिकार होंगे और कौन से, और अनुच्छेद 246 और 248 तीनों सूचियों से संबंधित है। राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची से संबंधित है। अनुच्छेद 268 ए में कहा गया है कि पहले सेवा कर का प्रावधान करता था, अब यह अनुच्छेद संविधान से समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 269 कहता है कि इसके तहत पहले जो अंतर्राज्यीय लेन देन होता था उस पर कर केंद्र लेता था, परंतु उसे राज्यों में बांट दिया जाता था। लेकिन अनुच्छेद 259 में अब एक नया अनुच्छेद 259 ए जोड़ा गया है, जो आईजीएसटी का प्रावधान किया गया है। यह अंतर्राज्यीय लेन देन पर लगाता है। अगर वस्तु का बाहर से आयात होगा तो वहाँ सीमा शुल्क के साथ साथ आईजीएसटी भी लगेगा, और 1 जुलाई 2017 के बाद से जो भी वस्तुएं आयातित होंगी वे अंततः जिस राज्य से उपभोग होंगी उस राज्य को उसके आयात पर आईजीएसटी का आधा हिस्सा भी मिलेगा। इस प्रकार पहली बार राज्यों को आयात में से कुछ हिस्सा मिलेगा और विशेष आर्थिक क्षेत्र पर भी आईजीएसटी लागू होगा। अब आता है अनुच्छेद 270 में क्या बदलाव किए गए हैं। यह अनुच्छेद 270 के तहत जो कर केंद्र लगाता है और वसूलता है उसके बाद इसे राज्यों में बांट दिया जाता था, लेकिन अब साथ में जीएसटी से राजस्व एकत्र होगा, उसमें अर्थात सीजीएसटी और आईजीएसटी में केंद्र का जो आधा हिस्सा है यह कर भी विभाज्य पूल का हिस्सा बनेगा और वित्त आयोग के अनुसारों के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच बांट दिया जाएगा। अनुच्छेद 271 के अनुसार अनुच्छेद 271 में 2 बातें समाहित की गई हैं, अधिभार और उपकर की। इससे संबंधित केंद्र सरकार के पास विशेष उपाय थे। केंद्र का कर संग्रह कम होने पर केंद्र को अनुच्छेद 269 और 270 में जो कर का प्रावधान किया गया है वो उन पर अधिभार या उपकर लगा सकता था, जिसमें जो भी कर केंद्र लगाता है उसका सारा पैसा केंद्र के पास जाता है और राज्य का कोई पैसा नहीं मिलता है। लेकिन अब इससे जो भी कर राजस्व प्राप्त होगा वह वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार राज्य और केंद्र में बांट दिया जाएगा, और केंद्र सरकार के जो कर बचे हैं उन पर भी केंद्र अधिभार लगा सकता है, उपकर भी लगा सकता है। जीएसटी के मामले में अब एक विशेष उपकर जीएसटी उपकर लगेगा। जो जीएसटी उपकर का बंटवारा जीएसटी परिषद के निर्देशों पर केंद्र और राज्यों के बीच होगा। जीएसटी उपकर का सारा पैसा राज्य क्षतिपूर्ति निधि में जाएगा, क्योंकि जीएसटी लगाने पर यदि राज्यों को कोई घाटा होगा तो इसकी भरपाई करने के लिए केंद्र ने 5 वर्षों की गारंटी दी है। महंगी वस्तुओं पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा और इसके बाद 15% अधिभार लगाया जाएगा। इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जाएगा, जिसका पैसा अब राज्यों को जाएगा। इस प्रकार सहकारी संघवाद के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों एकरूपता हासिल करने के लिए, अपनी शक्तियों को साझा करने के लिए, अप्रत्यक्ष करों में तालमेल को दूर करने के लिए सहमत हुए हैं। तो यह संविधान से संबंधित जो जीएसटी से संबंधित 101वां संविधान संशोधन था, जिसमें अनुच्छेद 246, 248, 268, 269, 270 और 271 में कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं और कुछ चीज़ें घटाई गई हैं, जो केंद्र और राज्यों में एक समामेलन बिठालती हैं। यहाँ पर ये हमारा केंद्र राज्य संबंधों से टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।